और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने अभिभाषण के जरिए सरकार का विजन जनता के सामने रखा, साथ ही सफल सत्र संचालन की उम्मीद भी जताई। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने अपने तेवर के साथ आने वाले सत्र की रूपरेखा साफ कर दी। अब कल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा, जिसमें वाद विवाद पर जमकर जुबानी तीर चलेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। बजट सत्र से पहले ही सरकार की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई थी, जिसका नतीजा भी सत्र के दौरान दिखा। राज्यपाल ने अभिभाषण के साथ सरकार का विजन रखा, जिसमें मैया सम्मान, अबुआ आवास के साथ ही जनता के लिए चुनावी वादे पूरी करने पर सरकार का जोर रहा। राज्यपाल ने सत्र के बेहतर तरीके से चलने की भी उम्मीद जताई। मुझे लगता है कि अच्छी चर्चा होगी और अच्छे फैसले भी होंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि विपक्ष भी पूरा सहयोग करेगा और लोकतंत्रीय व्यवस्था का जो स्वरूप है उसके तहत अपना अच्छा आचरण और तौर तरीका प्रस्तुत करेंगे। सत्र की अच्छी शुरुआत से सीएम हेमंत सोरेन भी उत्साहित नजर आए और उन्होंने साफ कहा कि ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए और भी बेहतर होगा। इसमें तो हम बार बार यही कहेंगे कि आप लोग बने रहिए और आप लोग गवाह बनिए, फिर सवाल पूछने में भी आपको ज्यादा मजा आएगा। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो और विपक्ष हमलावर ना हो, ऐसा असंभव है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीजेपी सदस्यों ने टोका टोकी की कोशिश की, तो अभिभाषण के बाद सरकार की योजना और घोषणा के साथ मैया सम्मान, पेपर लीक के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से हर मामले में बेहतर काम करने के साथ विपक्ष से भी सकारात्मक सहयोग की अपील की गई। 450 रुपए गैस सिलेंडर जिसमें प्रमुख रहा है, उसका तो उन्होंने जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। कहीं भी कोई मंत्री या विधायक कोई 450 रुपए गैस सिलेंडर देने के लिए जो महिलाओं को उन्होंने वादा किया था, उसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है, न कहीं बात हो रही है। हम लोग जेपीएससी, जेएसएससी सुनते थे, लेकिन अब मैट्रिक के एग्जाम में पेपर लीक होना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ होगा क्या? पहली सरकार थी जो पूरे देश में एक सख्त कानून लाया, इसके बाद भारत सरकार ने लाया है। और मुझे लगता है कि जब सख्त सजा होगा तो आइंदा यह चीज फिर देखने को दोबारा हम सबको नहीं मिलेगा। अगर राज्य पे जरा भी आपको प्रेम है, राज्य का जरा भी आपने अगर इस राज्य ने आपको कुछ दिया है, इस राज्य का आपने कुछ खाया है, नमक खाया इस राज्य का, तो सुझाव दीजिए। करीब 1 घंटे तक चले राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद वाद विवाद होगा, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जमकर तीर चलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा और अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खूंटी से ऐसी घटना सामने आई जिसने खुद को सभ्य कहे जाने वाले समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। रनिया थाना क्षेत्र में 5 नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। हैरत की बात है कि इस जघन्य वारदात को 18 किशोर ने अंजाम दिया है। सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। खूंटी में महापाप, 5 नाबालिग से गैंगरेप, 18 किशोरों पर लगा आरोप। पुलिस हिरासत में सभी आरोपी। बड़ा सवाल, क्यों सुरक्षित नहीं है बेटियां? ये वो सवाल है जो आज खूंटी की घटना के बाद झारखंड का हर एक शख्स पूछ रहा है। सवाल पूछ रहा है प्रशासन से, सरकार से, जनप्रतिनिधियों से और समाज के उन ठेकेदारों से जो वक्त बेवक्त समाज पर अपनी सोच थोपते रहते हैं। क्या बेटियों को घर से बाहर घूमने का हक नहीं है? क्या उन पर हर समय दरिंदों की गिद्ध नजर बनी रहेगी? मामला खूंटी का है, जहां शादी समारोह में शामिल होने गई 5 बेटियां गैंगरेप की शिकार हुई। दुष्कर्म का आरोप 18 किशोर पर ही लगा है, जिन्होंने नाबालिगों को अगवा कर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। ये रनिया थाना क्षेत्र में कल सूचना मिली थी कि 5 बच्चियों के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म की घटना जो है वो एक गांव में हुई है।
और इस सूचना के सत्यापन में थाना प्रभारी और अन्य वरीय पदाधिकारी जो है वो निकले हुए थे, जिसमें कि 5 बच्चियों के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म की घटना हुई है और इसमें टोटल 18 लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात आई थी। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम एक्शन में आई, सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई जारी है। ये सभी लोग एक शादी के कार्यक्रम में गए थे, लड़के भी और लड़कियां भी, और कई लोग एक दूसरे को जानते भी थे और इसमें सभी 18 और जो लोग हैं उनको अभी एप्रीहेंड कर लिया गया है। उसमें सभी के नाबालिग होने की बात बताई जा रही है, जिसका हम लोग भी सत्यापन कर रहे हैं और विधि सम्मत जो कार्रवाई है उसमें आगे की जाएगी। गैंगरेप की इस बड़ी घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आखिर झारखंड में बेटियां खुद को सुरक्षित क्यों नहीं महसूस कर रही? घर से बाहर बेटियां कब बेफिक्र होकर निकलेंगी? दरिंदों को कड़ी सजा देकर प्रशासन और सरकार बेटियों की सुरक्षा के प्रति कब जागरूक होगा? उम्मीद है कि पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, जो एक मिसाल बनेगी। दूसरी बेटियों में भी सुरक्षा का सार्थक संदेश जा पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए खूंटी से शैलेश कुमार की रिपोर्ट। और खूंटी जिले में अक्सर सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आती है और ज्यादातर मामलों में आरोपी नाबालिग ही होते हैं। ऐसे में जरूरी है न सिर्फ पुलिस, पब्लिक, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं को भी आगे आना होगा और इस तरह के अपराध को लेकर बच्चों को अवेयर करना होगा और तब जाकर हम एक सुरक्षित और सभ्य समाज की कल्पना कर सकते हैं। ये तो हर महीना एक गैंगरेप की घटना अवश्य होती है और उसमें नाबालिग के साथ नाबालिग ही गैंगरेप करते हैं। ये वहाँ की समाज को, आदिवासी समाज को खास करके अखरा में इन लोगों को सोचना होगा कि हमारे बच्चे किस तरह जा रहे हैं और अपने बच्चों पे लगाम लगाना होगा, उन्हें बताना होगा, सामाजिक दायित्व को समझाना होगा, तभी ये समस्या का निदान होगा। खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र में एक बड़ी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। 5 नाबालिग युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात की घटना सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तमाम आरोपियों को पकड़ा है। जो जानकारी है उसके अनुसार जो नाबालिग युवतियां हैं एक शादी समारोह से निकलकर आ रही थी। उसी दरमियान कारू नदी के पास जो आरोपी हैं वो युवतियों को पकड़ लेते हैं और फिर उनके साथ इस तरह की दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते हैं। इस पूरे मामले में अगर बात करें तो प्रशासन के द्वारा तमाम जो कार्रवाई है वो की गई है, लेकिन सबसे अहम सवाल इसमें उठता है कि आखिर किस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं और इसके पीछे जो नाबालिग आरोपी हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि आखिर इस पर लगाम कैसे लगेगा और प्रशासन इस दिशा में क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आगे किस तरह से अवेयरनेस किया जाए ताकि समाज में इस तरह के कुकृत्य जो हैं उस पर लगाम लग सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस आने वाले दिनों में कई अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाने की बात कर रही है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से इन तमाम घटनाओं पर रोक लगती है और महिला सुरक्षा को लेकर जो दावे किए जाते हैं वो धरातल पर कब तक अमल में आ पाते हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 खूंटी। और इसी बीच आपको रामगढ़ से बड़ी खबर बता दें, लव जिहाद के खिलाफ विशाल जुलूस निकाला गया है। लव जिहाद के आरोपी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। कार्रवाई नहीं होने पर यह जुलूस निकाला गया। गालिब पर हिंदू लड़की भगाने का आरोप है और पुलिस के खिलाफ नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। सांसद सीपी चौधरी के नेतृत्व में यह जुलूस निकाला गया है। 25 फरवरी को चितरपुर बंद की अपील भी की गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं रामगढ़ से, जहां देखिए विशाल जुलूस निकाला गया है लव जिहाद के खिलाफ। दरअसल गालिब नाम के युवक पर हिंदू लड़की को भगाने का आरोप लगा है और पुलिस के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो बड़ी खबर आपको रामगढ़ से बता रहे हैं, जहां अब देखिए किस तरीके से विशाल जुलूस निकालकर लव जिहाद के खिलाफ हल्ला बोल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गालिब नाम के एक युवक पर आरोप है कि वो एक हिंदू लड़की को बढ़ते आगे। तेलंगाना में श्री शैलम सुरंग हादसे में मजदूरों के रेस्क्यू के लिए अभियान लगातार जारी है। वहीं तेलंगाना में फंसे लोगों के घर वाले परेशान हैं और भगवान से सभी चारों मजदूरों की सकुशल वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं।
तेलंगाना में निर्माणाधीन श्रीशैलम टनल हादसे का तीसरा दिन है और हर बीतते दिन के साथ घर वालों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। 22 फरवरी को टनल की छत का एक हिस्सा ढहने से झारखंड के गुमला निवासी 4 मजदूर समेत 8 लोग अंदर में ही फंस गए। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव कर्मी सुरंग में गए हुए हैं। 13 किलोमीटर अंदर पहुंचकर मशक्कत भी की गई है, लेकिन रेस्क्यू टीम के नाम पुकारे जाने पर भी किसी तरह का जवाब नहीं मिल रहा, जिससे परिजन परेशान हैं और परिजनों की परेशानी पर सीएम हेमंत सोरेन गंभीर। पदाधिकारी ऑफिसर्स हमारे इस विषय पर संपर्क में हैं, वहाँ के मुख्य सचिव और सब लोगों से संपर्क में हैं। परिजनों ने डीसी से मुलाकात की, जहां डीसी ने हर मजदूर के परिवार से एक सदस्य को रांची से फ्लाइट के जरिए तेलंगाना भेजा है। अपनों को लेकर परेशान घर वालों को अब भगवान का आसरा है, तभी तो पूजा अर्चना कर सभी की सकुशल वापसी की प्रार्थना की जा रही है। यहाँ से फ्लाइट का टिकट हो गया है, मेरा पापा वहाँ पे जा रहे हैं। 5 बजे 5:30 बजे का टिकट फ्लाइट है, तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। प्रशासन सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा उसी से पहुँच जाएंगे। आप हम लोग इनके परिजन से कल चारों जगह जाके उनसे मिले हैं और वहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका हम लोग उनको जानकारी भी दिए हैं कि अभी जो राहत और बचाव कार्य चल रहा है। लेकिन इस ऑपरेशन में कई चुनौतियां भी हैं, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। मसलन अभी तक मजदूरों की सही लोकेशन का पता नहीं चल सका है। सुरंग के अंदर 200 मीटर एरिया में मलबा फैला है। पानी निकालने से पहले मलबा नहीं हट सकता है। सुरंग में अंदर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। घुटनों तक कीचड़ भरा है। रेस्क्यू टीम की माने तो 11 किलोमीटर की दूरी लोकोमोटिव पर और 2 किलोमीटर की दूरी कन्वेयर बेल्ट पर तय कर 13 किलोमीटर अंदर जाया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष तेलंगाना सरकार से लगातार संपर्क में है और सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द कोई खुशखबरी मिले, सभी जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर आएं। गुमला से न्यूज़ 18 के लिए रूपेश कुमार भगत के साथ रांची से अविनाश कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच आपको बड़ी खबर गोड्डा से बताते हैं, जहां 108 एम्बुलेंस सेवा पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एम्बुलेंस के इंतजार में सदर अस्पताल के एक मरीज की जान चली गई। आरोप है कि डॉक्टर ने जांच के बाद बेहतर इलाज के लिए मरीज को रेफर कर दिया और 108 पर कॉल कर एम्बुलेंस बुला लेने की सलाह दी। परिजन 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 108 पर फोन करते रहे। उन्होंने एम्बुलेंस भेजने की बात भी कही, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जिससे मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उसकी मौत हो गई। कौन सी बात करता है, डॉक्टर तो एको बेर यहाँ नहीं पहुँचा है, एको ठो सुइया नहीं दिया। माय गॉड। एम्बुलेंस को फोन करे तो एम्बुलेंस क्या बोला? गोड्डा सदर अस्पताल में मौजूद है हम, और गोड्डा में एक शर्मनाक घटना सामने आई है जो कई तरह के सवाल अपने साथ खड़ा करता नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा सवाल है, 108 एम्बुलेंस के संचालन की पूरी व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि 108 के इंतजार में, 108 यानी कि जो हमारे एम्बुलेंस हमारे पीछे दिख रही है, इसी एम्बुलेंस के इंतजार में एक व्यक्ति की यहाँ जान चली जाती है। वक्त था कल शाम में जब एक व्यक्ति यहाँ पर पेट के दर्द की शिकायत को लेकर भर्ती होता है, तो डॉक्टर के जांचोपरांत डॉक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द आप एम्बुलेंस बुलाइए, क्योंकि इसे हम वहाँ बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर रहे हैं। जब उसके परिजन कॉल सेंटर में नंबर लगाते हैं, तो लगातार बिजी आने के बाद जब कॉल रिसीव भी होता है, तो 2 घंटे तक लगातार उन्हें यह कहा जाता है कि तुरंत एम्बुलेंस भेज रहे हैं, एम्बुलेंस दूसरे मरीज को उठाने गई है, एम्बुलेंस आ रही है। ये तमाम तरह की कहानियां बनती है और 2.5 से 3 घंटे बीत जाते हैं और एम्बुलेंस के इंतजार में उस मरीज की जान चली जाती है। अब सवाल यह है कि एम्बुलेंस के इंतजार में उस मरीज की जान चली गई है, अब उसकी जो जीवन की जो जिम्मेदारी है, जो उसको क्षतिपूर्ति उस परिजन की हुई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? सवाल पूरे स्वास्थ्य विभाग पर है, सवाल पूरे व्यवस्था पर यहाँ पर उठता नजर आ रहा है। जब हमने यहाँ पे एम्बुलेंस के संचालक से बात की, जिसके पूरे जिम में पूरे सुपरवाइजर से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे तक कॉल डायरेक्ट नहीं आती, कॉल सेंटर वहाँ कॉल ड्रॉप होता है, उसके बाद हमें वहाँ से इजाजत दी जाती है कि कहाँ पहुँचना है, और हमें कोई भी कॉल अभी तक वहां से कल नहीं आई है। तो अब यह सवाल है कि चूक कहां हुई, और इतनी बड़ी चूक हुई कि किसी की जान चली गई। अमित सिंह, न्यूज़ 18, गोड्डा।
और ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज 18 भी ये सवाल पूछता है कि मरीज की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। सवाल ये, इमरजेंसी में क्यों नहीं थी एम्बुलेंस? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि सदर अस्पताल में इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।